मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था कि ये एग्ज़ाम रद्द हुआ वो ज़्यादा अच्छा हुआ अच्छे बच्चों के लिए, और अगला एग्ज़ाम कभी भी फुल प्रूफ होना चाहिए, और रद्द होना ज़्यादा अच्छा हुआ, मैं ये मानता हूँ। आप मानती हैं कि नहीं? मैं मान सकती हूँ उन बच्चों के लिए जो बॉर्डर लाइन केस थे सर, लेकिन जैसे जो बच्चे हमारे फुल भी स्कोर कर रहे हैं, जैसे हमारे पास जो बच्चे हैं जो 180 में से 180 भी ला रहे हैं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ बेसिकली, तो हमारे पास कुछ आपके सब्जेक्ट का तो सब आउट हो गया। अब सर वही वाली केमिस्ट्री का सब पे क्वेश्चन आउट। यहाँ से 180 में 180 आया। तो फिर वही बात है सर। तो ऐसा है कि सर जो अब ये जो रिगरस ट्रेनिंग करी थी ना हमने, ये 1 महीना जो लास्ट का बोलते हैं कि लास्ट 30 डेज आपका जो भी मेहनत लगता है वही आपका निकल के आता है बिल्कुल जब भी आप पेपर देने बैठते हैं। तो वो जो 1 महीना बच्चों ने अपनी पूरी मेहनत करी, हमने करा, उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, अब वो वाली जो पहली बार में जो जोश आता है ना वो दूसरी बार में निकालना बहुत मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकालेंगे, ऑब्वियसली हमें अपने बच्चों की बहुत चिंता है। ऊपर से उनके पेरेंट्स भी बोलते ही हैं कि मैम हमने बहुत मेहनत करी, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, तो वही दोबारा जोश निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चा वही वाली बात है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका है कि एक बार इतनी मेहनत करके भी नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार में भी क्या गारंटी है। तो बस एक बड़ा चैलेंज वही है हमारे लिए कि वो जो जोश दोबारा जो लास्ट 30 डेज हमें दोबारा करना पड़ेगा वो कैसे होगा। बस अच्छा, मैं आपका नाम क्या सर? मेरा नाम डॉक्टर विवेक है, और मैं पहले आपके इस लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दूं। आपने कहा कि ये जो पेपर रद्द किया गया है ये सही है या नहीं है। इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि जो टॉपर स्टूडेंट, जैसा कि मैडम ने कहा कि भाई टॉपर स्टूडेंट जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, लगभग 650 से आसपास जिनका स्कोर था, सेलेक्ट होने की कैटेगरी में, रैंक में वो थे, उन्हें इस बात का दुख है कि उतना ही एंथुजियास्म हम कैसे मेंटेन कर पाएँ, उतना ही उनका जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, और दोबारा से अपने आप को उस ट्रैक पर लाने की जो उनकी एक तैयारी होगी उससे वो जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका एक जो सकारात्मक सा पहलू है वो ये है कि हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास पूरा का पूरा पेपर पहुंच गया हो, और ये जो बच्चे 650 स्कोर कर रहे हैं, जिनको पेपर मिल चुका है, वो इनको भी पीछे छोड़ दें। हाँ, कर ही देते। तो ये एक सकारात्मक, क्योंकि वो जो वॉल्यूम आ रहा है ना, वो वॉल्यूम जो आ रहा है वो 150 लड़कों का होता तो कोई फर्क नहीं था, वो 1000 में भी बढ़ता तो कोई फर्क नहीं था, 30,000 बच्चों में 29,000 बच्चे तो, लेकिन वो तो वॉल्यूम ही आ रहा है 30,000 से ज्यादा का, कि ये पूरा बट गया परचून, वो प्रसाद की तरह पूरा। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि ये जीवन है, इसमें चुनौतियाँ आती हैं, और इस तरह की चुनौती का हमें सामना करना है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक न्यायपूर्ण कदम है। इसको रद्द करना ये सभी के लिए कहीं ना कहीं न्याय है, और सभी के लिए तो एनटीए ने जो उसकी भूमिका होनी चाहिए, ये बात 30 अप्रैल से ही ये बात मार्केट में आ गई थी कि नीट के पेपर 30 अप्रैल के बाद इधर उधर कुछ हो रहा है, क्वेश्चन बैंक चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। जब 3 मई को ये पता चल गया कि उससे सारे क्वेश्चन फंस गए, 600 नंबर के फंस गए, मतलब जो दिखा दिया वो आ गए, उसके बाद राजस्थान एसओजी के लोग आकर के, मेरी जो जानकारी है, एनटीए के लोगों से मिले और बताया कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम है और वहाँ का धांधली है। बावजूद इसके एनटीए के लोगों ने कहा हम एफआईआर नहीं करेंगे, आप कर लीजिए एफआईआर। अब ये देखिए, लोगों को पकड़ा गया, उन्हें बैठाया गया, और कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई। और मंत्री जी से हमारे संवाददाता साथी ने इंटरव्यू किया तो कह रहे थे कि आनंद फानंद जल्दी में एफआईआर नहीं लिखवा रहे थे कि अदालत में मामला न गिर जाए। अरे भाई, और उसके बाद जब बात और आगे बढ़ी है, हर तरफ से खुल गया, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, अब आप जो कह रहे हैं ये ठीक है, लेकिन आप ये नहीं मानते कि इस देश की सरकारों का, इस देश के नेताओं का, इस देश के विपक्ष का, इस देश के सत्ता पक्ष का, इनकी जिम्मेदारी है कि ये परीक्षाओं की पारदर्शिता को ये राष्ट्रीय महत्व में नंबर 1 स्थान दें, और सारे राज्यों के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर ये बाध्यकारी होना चाहिए कि समय कैलेंडर वाइज ये नौकरियां निकालेंगे, वैकेंसीज बताएंगे, और जो इसमें कोई हिला, कई प्रदेश में 6-6 साल से वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। नौजवान में जाता हूँ, बुरी तरह परेशान है। ये बच्चे जो है अभी 16-17 साल के, तो इनके सामने वो संकट अभी नहीं है,
लेकिन जो दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, जो सिविल 6-6 साल वैकेंसी नहीं आ रही भाई। आप अपने बाप को, अपनी माँ को, जो हर महीने पैसा आपको भेज रहा है तनख्वाह की तरह, उसको आप क्या जवाब देते रहेंगे कि हम 2 साल से क्या कर रहे हैं, कोई एक एग्ज़ाम ही नहीं दिया। ये एग्ज़ाम साल भर में एक बार होता है नीट का। तो आपको लगता नहीं है कि ये सारे लोग जो सिस्टम में और सत्ता में, विपक्ष में या ऊपर, जिनके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने बच्चों को बेसहारा ऐसे ही छोड़ दिया अपने हाल पे? देखिए, ये बहुत ही आपने एक नैतिक प्रश्न पूछा है। मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर यदि मैं कहूँ तो जो व्यवस्था है इसमें सड़ांध तो है, और व्यवस्था में सड़ांध ही नहीं है, व्यवस्था में बैठे हुए जो बरसों से लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, चाहे वो एनटीए को संभालने वाले लोग हैं, चाहे बाबू हैं, चपरासी हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का और कर्तव्य के दायित्व का पालन करने का जो भाव है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर तो गायब हुआ है। इसलिए ये इतना बड़ा जो संकट उत्पन्न हुआ है बच्चों के सामने ये है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यवस्था और उस व्यवस्था में बैठे हुए लोग, उनके अंदर नैतिकता, उनके अंदर एक मानवीय संवेदनशीलता और एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि हर गार्जियन के, हर पिता के मन में अपने बच्चे को लेकर रहता है, यदि उस दृष्टि से वो अपना कार्य, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस व्यवस्था को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन वही बड़ा सवाल है कि उनकी चेतना को जागृत कौन करेगा, उनके अंदर ये नैतिकता उत्पन्न कौन करेगा। सिविल सर्विस की अभी आप बात कर रहे थे, वहाँ हमने एथिक्स का पेपर लेकर आए हैं, लेकिन क्या वो एथिक्स उनके वास्तविक जीवन में उतरे हुए हैं? क्या नोटों को देख करके क्या उनका मन डमाडोल तो नहीं हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नोटों को देख के किसका मन? अभी तो देखिए रिपोर्ट आ गई कि 50 IAS अफसरों ने ज़मीन खरीदी और फिर वहीं से हाईवे गया और उस ज़मीन की कीमत 11 गुना बढ़ गई, करीब कितने 1000 करोड़ का, 50 अफसरों ने। भोपाल का विषय है। हाँ, देख रहे ना, पूरे देश में आया खबर। देखिए ब्यूरोक्रेसी तो अपना। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? जतिन आहूजा, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अरे आइए, आप ऊपर आइए। तो फिजिक्स का तो अभी तक मामला आ रहा है कि पेपर आउट नहीं हूँ, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स के क्वेश्चन शायद नहीं आए थे। ऐसा मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, कहा जा रहा है कि फिजिक्स के पेपर शायद उस क्वेश्चन बैंक से टैली नहीं किया। आपको भी पता होगा। फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर वैसे ही इतना इजी था कि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वैसे तो पेपर काफ़ी इजी था, और सच्चाई क्या है अभी तो राज और खुलेंगे। लेकिन अगर पेपर इजी था तब तो कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए। तो कट ऑफ ऊपर था इस बार, पिछली बार के मुकाबले कम से कम 70-80 नंबर इस बार ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन था, बिल्कुल था। इस बार करीब 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में 720 नंबर ला रहे हैं। हो सकता है ये आंकड़ा 25 से ऊपर पहुंच जाए, और 50 से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो 715 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। अब ये रिजल्ट तो आएगा नहीं, लेकिन ऐसा जो सर्वे थे जो उसके हिसाब से ये आंकड़ा है। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो मैं बात कह रहा था कि ये जो बच्चे, ये 18-20 साल के बच्चे आते हैं, इतनी मेहनत पढ़ाई करते हैं, और ये जब पूरे देश में ये कोचिंग संस्थानों में आए बच्चे इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं, तो अभी तो यहाँ पेरेंट्स नहीं हैं, पेरेंट्स मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं। ये सारे बच्चों के माँ बाप ये सोच रहे होंगे कि यार ये 3-4-5 लाख रुपए दे करके, एक तो हम पैसा दे रहे हैं और दूसरे हम अपने बच्चे को अपने से दूर रख रहे हैं। पता नहीं हॉस्टल में क्या खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, ठीक से सो रहे होंगे, नहीं सो रहे होंगे। एक बेटे को दूर भेजने की चिंता, बच्चों को, बेटा बेटी सबको, और उनको अपने से दूर करना, और दूसरा उनका एक सुनहरे भविष्य के लिए ये त्याग करना, अपनी गाड़ी कमाई के पैसे भेजना, और ऊपर से जब रिजल्ट आ जाए तो आज इन्हीं के मम्मी पापा सब कह रहे होंगे कि बुला लें क्या, जब पेपर ही आउट हो रहा है तब उधर ही जुगाड़ लगाया जा। आदमी का ये रहेगा कि जब पेपर ही आउट हो रहा है, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो यार कोचिंग में 2 साल भेज करके क्या करना है। ये कितनी बड़ी निराशा समाज में पैदा कर रहा है ये सब। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि पेरेंट्स जो है इस टाइप के काम करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम जनता है, डरिए नहीं, बुला थोड़ी नहीं ले। नहीं, डरने की क्या बात है, सीधी बात है। जो मैक्सिमम जनता है वो इस टाइम के काम में इन्वॉल्व नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं जो पूरा नेक्सस है, सारे मेडिकल कॉलेज अगर आप देखें तो किसके हाथ में है? नेताओं के हाथ में है। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं। सब मेडिकल इंजीनियरिंग नेताओं के हाथ में है। नेताओं के हाथ में है। तो अगर आप
भौकाल क्रिएट नहीं करेंगे तो आपके मैनेजमेंट कोटा से कैसे एडमिशन होंगे, कैसे ऊपर के नोट आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अगर हमें सिस्टम को सुधारना है तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि बॉटम अप अप्रोच लगेगा, मतलब पेरेंट्स, सिटीज़न, फिर हम ऊपर जाएंगे। ना 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 भाई, इसमें ऊपर से नीचे ही सफाई हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। ऊपर से पॉलिसीज़ बनेंगी, ऊपर से काम होगा। हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चा क्यों ड्रॉप कर रहा है 5 साल, जैसे आपने अभी एक सवाल पूछा कि इतने सारे बच्चे हैं, ये बार बार क्यों नीट दे रहे हैं, ये तो उसके लायक ही नहीं है। तो आप अल्टरनेट बताइए हमारे पास क्या है। नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा नहीं, हमने ये कहा अगर मान लीजिए 30,000 MBBS की सीट है, ठीक है, तो 3 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे कोचिंग करें तो ज़्यादा, 6 लाख तक करें। कोचिंग संस्थान भी एक फिल्टर तो लगाए कि हम इतने बच्चों को या इस तरह के बच्चों को रखें। 20-20, 25-25 लाख लड़के कोचिंग कर रहे हैं, बताइए, और भी ज़्यादा ही होंगे। अभी तो अपीयर हुए हैं 22 लाख। देखिए क्या है कि ये इसमें हमारा कोचिंग संस्थानों का दोष नहीं है, दोष सरकार की एक व्यवस्था का है जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। आप जाकर के गाँव में देखिए, स्कूलों में देखिए, तो खत्म है। बैठने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं, पंखे नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, टीचर हैं तो शराब पी करके सो रहे हैं। आप देखिए जाकर के छत्तीसगढ़ में, आप देखिए बिहार में जाकर के क्या टीचर्स की स्थितियां हैं, सरकार से सैलरी ले रहे हैं। हम लोग तो ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स के पास कोई विकल्प नहीं है, वो क्या करें। सर आप मुझे बताइए, पान मसाला बिक रहा है कि नहीं दुनिया में? क्या वो ख़राब नहीं है? क्या शराब बिक रही है? तो उस पर आप रोक क्यों नहीं लगा पाए? अरे हम तो फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम। हम रोग की बात नहीं कर रहे, आप बात नहीं समझ रहे। हमने ये कहा कि इतनी अंधी दौड़ है और इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है कि ये जो मैल प्रैक्टिसेस है, आज के 15-20 साल 25 साल पहले तो हमने नहीं सुना कभी मेडिकल का पर्चा लीक हुआ हो और इसका पर्चा लीक हुआ 20 साल 25 साल पहले। तब इतना मनी स्टेक पर नहीं थी जितना अब है। देखिए कहीं ना कहीं ये मामला जो है कनेक्टेड है, इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, सिस्टम है, करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेरेंट्स को क्लैरिटी नहीं है, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रिसर्च का कोई काम नहीं है, तो बच्चे के पास विकल्प क्या है? आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चा नीट के लायक नहीं है, तो आप उसके लिए विकल्प बताएं, विकल्प बताएं। आप विकल्प है ही नहीं, तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ कंबाइंड प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, करप्शन कहाँ पर हो रहा है। आप सब लोगों ने बात की, हमें मौका दिया आपसे बात करने का। स्टूडेंट्स तो ये वो वाले हैं नहीं, नीट वाला कोई है जिसने दिया हो, यही 4-5 हैं, बाकी तो नए बच्चे हैं जो दिए थे वापस अपने घरों को चले गए, फिर वो वापस इधर आ रहे हैं। बात यही है कि जिसके घर का बच्चा नीट दिया होगा और कैंसिल हुआ है, उन पेरेंट्स और उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी वही जान सकते। बाकी लोग उस दर्द को, उस व्यवस्था को, उस व्यथा को समझ नहीं सकते। बहरहाल माहौल क्या है, मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर कहीं से फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन रफ़ीक के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, ग्रेटर नोएडा।